Hello everyone, this is Jitendra and welcome to Harmani Studies. In this video, we will be discussing the important current affairs point of 1 October 2024. आज के इस वीडियो में हम लोग 1 अक्टूबर 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप वेबसाइट पे जाकर के पढ़ सकते हैं। इसे कंपाइल किया गया है अच्छे रिसोर्सेज से जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। ओके, तो ये 1 अक्टूबर 2024 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स हैं। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। क्योंकि आप इन वेरियस पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं वेबसाइट पे जाकर के, और उनसे रिलेटेड एब्रिविएशंस और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि कंपटीशन एग्जाम की वेरियस कंपटीशन एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी का हनुमान स्टडीज में स्वागत है, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीखने को जरूर मिलेगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। आज 1 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें से इंपॉर्टेंट है कुछ, जैसे नेशनल क्वांटम मिशन। Okay, so our first point is कि 8th एनुअल डे ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, भारत के दिवाला और शोधन क्षमता बोर्ड IBBI का 8वां वार्षिक दिवस 8th एनुअल डे मनाया गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का। इसका लेकिन फर्स्ट पॉइंट है कि दिवाला और शोधन क्षमता बोर्ड IBBI का 8वां वार्षिक दिवस 1 अक्टूबर 2024 को मनाया जा रहा है। सेकंड पॉइंट की मुख्य अतिथि मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त श्री रामलिंगम सुधाकर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो जो चीफ ऑफ गेस्ट थे इस एनुअल डे में, तो वो चीफ जस्टिस थे रिटायर्ड मिस्टर रामलिंगम सुधाकर। ठीक है, चीफ जस्टिस रिटायर्ड है ये मिस्टर रामलिंगम सुधाकर। नेक्स्ट पॉइंट है कि वार्षिक प्रकाशन इस अवसर पर IBC के 8 वर्ष शोध एवं विश्लेषण शीर्षक से वार्षिक प्रकाशन जारी किया गया। ओके, एक एनुअल पब्लिकेशन, एक बुक पब्लिश किया गया, एक बुकलेट पब्लिश किया गया, जिसका नाम है कि IBC के 8 वर्ष शोध एवं विश्लेषण। तो इसको भी पब्लिश किया गया इस 8th एनुअल डे के दिन। ओके, अब इसके कुछ इंपैक्ट्स हैं, IBC का कुछ इंपैक्ट्स है, जो कि क्या है, तो पहला कि पिछले 8 वर्षों में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता IBC दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ने दिवाला मामलों के समाधान में तेजी आई है। ठीक है, तो पिछले 8 वर्षों में जो भी इंसॉल्वेंसी या फिर बैंकरप्सी का केस हुआ करता था, तो उनके मामलों में शोधन आया, तेजी आई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कि IBC का निवारक प्रभाव कर्जदारों के व्यवहार को प्रभावित करता है, जिससे एक कॉर्पोरेट देनदार का नियंत्रण हस्तांतरण संभव हो जाता है। अब ये था नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कि इसने सुनिश्चित अनुशासित प्रबंधन को बढ़ावा दिया है। ठीक है, तो ये IBC जो है IBBI के द्वारा जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो है, तो इसकी वजह से जो अनुशासित प्रबंधन, ठीक है, तो डिसिप्लिन मैनेजमेंट और दिवाला उत्पन्न करने वाली क्रियाओं को हतोत्साहित किया है। तो ऐसी चीजें जिसकी वजह से दिवाला उत्पन्न हुआ करता था, तो ऐसी चीजों को हतोत्साहित किया है, तो जिसकी वजह से दिवालापन कम हुआ करेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, जिसमें इंसॉल्वेंसी के रिगार्डिंग था। अब सेकंड पॉइंट है कि भारत में वरिष्ठ नागरिक देखभाल को सशक्त बनाने पर राष्ट्रीय कार्यशाला नेशनल वर्कशॉप ऑन स्ट्रेंथनिंग सीनियर सिटीजन केयर इन इंडिया। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि नीति आयोग ने 27 सितंबर 2024 को तिरुवनंतपुरम केरल में भारत के वरिष्ठ नागरिक देखभाल के सशक्त बनाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। नेक्स्ट पॉइंट की सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और केरल सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के साथ सहयोग किया गया। इसे जो आयोजन किया गया, जो वर्कशॉप किया गया, it was on the collaboration with the Ministry of Social Justice and Empowerment and the Department of Social Justice and Empowerment that comes under Government of Kerala. नेक्स्ट पॉइंट की इसका ऑब्जेक्टिव, तो वो क्या था कि वरिष्ठ नागरिक देखभाल में अंतराल और चुनौतियों का समाधान करना और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में इसे दोहराने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना। तो टू एड्रेस गैप्स एंड चैलेंजेस इन सीनियर सिटीजन एंड शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर रिप्लिकेशन अक्रॉस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये था इसका उद्देश्य। और नेक्स्ट पॉइंट इज कि उद्घाटन केरल सरकार के उच्च शिक्षा और सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर आर बिंदु द्वारा किया गया। तो ये जो उद्घाटन किया गया वर्कशॉप का, तो इसको उद्घाटन किया डॉक्टर आर बिंदु, जो कि मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन एंड सोशल जस्टिस है गवर्नमेंट ऑफ केरला में। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट इज कि फोकस क्षेत्रों में नीति ढांचे, स्वास्थ्य सेवा प्रावधान, डिजिटल साक्षरता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय सुरक्षा शामिल थे। जो फोकस थे, जिसपे ज्यादा ध्यान देकर के काम करना रहेगा, तो वो कौन कौन सा, तो पॉलिसी फ्रेमवर्क्स, हेल्थ केयर प्रोविजंस, डिजिटल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस किया गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसके रिगार्डिंग कि कार्यशाला में समावेशी और कुशल सेवा वितरण के लिए एक राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक देखभाल कार्यक्रम की आवश्यकता पर जोर दिया गया। ये जो वर्कशॉप किया गया, इसमें एम्फेसाइज किया गया नीड फॉर नेशनल सीनियर सिटीजन केयर प्रोग्राम। इस सीनियर सिटीजन केयर प्रोग्राम पे एम्फेसाइज किया गया। सो दीज वर द पॉइंट्स रिगार्डिंग टू आवर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें सीनियर सिटीजन का देखभाल के रिगार्डिंग था। ओके, अब और तीसरा पॉइंट है, हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है कि राष्ट्रीय पोषण माह में 20 राज्यों में 11,000 सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। तो राष्ट्रीय पोषण माह दैट इज
राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के, तो इसमें 20 स्टेट्स में 11,000 सक्षम आंगनबाड़ियों का उद्घाटन किया गया है। तो इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का समापन समारोह झारखंड में रांची में आयोजित किया गया। इसके द्वारा नेक्स्ट पॉइंट कि मुख्य अतिथि में श्री संतोष कुमार गंगवार, झारखंड के गवर्नर, और श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, महिला एवं बाल विकास मंत्री शामिल थे। जो मुख्य अतिथि थे, जो चीफ गेस्ट थे इसमें, तो वो थे संतोष गंगवार जो कि झारखंड के गवर्नर हैं, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, शी इज दी महिला एंड बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। तो यहीं पर इमेज में देख सकते हैं कि श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जो है वो भाषण दे रही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कि झारखंड में बच्चों, किशोरियों और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण में सुधार के लिए आओ तोड़े कुपोषण चक्र शीर्षक से एक प्रेरणादायक लघु फिल्म दिखाई भी गई। तो इसमें एक छोटा सा मिनी फिल्म भी दिखाया गया जो कि प्रेरणादायक था, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल। नेक्स्ट पॉइंट की 20 राज्यों में 11,000 से अधिक सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। 20 राज्यों में लगभग 11,000 से अधिक सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों का उद्घाटन भी किया गया इसमें। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट इज कि पोषण माह समारोह के दौरान सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पोषण से संबंधित 12,086 करोड़ से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। तो ये इतने लागत का आयोजन भी किया गया, जागरूकता अभियान को भी लागू किया गया। सो दिस वाज द थर्ड पॉइंट जो कि राष्ट्रीय पोषण माह से रिलेटेड था। अब फोर्थ पॉइंट इज कि उद्योगों की वार्षिक सर्वेक्षण ASI, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, तो इसने अपना रिजल्ट जारी किया है 2022 और 23 के रिगार्डिंग। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि पहला, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इसने रिजल्ट जारी किया है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज का, ठीक है, औद्योगिकी की वार्षिक सर्वेक्षण ASI का, जो कि 2022 और 23 के रिगार्डिंग है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि यह सर्वेक्षण अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक किया गया, जिसमें फील्ड वर्क नवंबर 2023 से जून 2024 तक किया गया। इस सर्वेक्षण के लिए फील्ड वर्क जो है नवंबर 2023 से लेकर के जून 2024 तक किया गया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका कि ASI का प्राथमिक उद्देश्य विनिर्माण उद्योगों के संरचना, वृद्धि और विकास में बदलावों की जानकारी प्रदान करना है। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है, उद्देश्य जो है, वो क्या है कि विनिर्माण उद्योगों की संरचना, वृद्धि और विकास में बदलावों की जानकारी प्रदान करना, जिसमें उत्पादन, मूल्य वृद्धि, रोजगार और पूंजी निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी वृद्धि को बढ़ावा देने वाले प्रमुख उद्योगों में बुनियादी धातुएं, कोक और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्य उत्पाद, रासायनिक उत्पाद और मोटर वाहन शामिल है, जो कुल उत्पाद का लगभग 58% योगदान देते हैं। तो की इंडस्ट्रीज जिन्होंने ग्रोथ शो किया है वो है बेसिक मेटल्स, कोक एंड रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, मोटर व्हीकल्स, जिन्होंने 58% का टोटल आउटपुट दिया है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इस क्षेत्र में रोजगार पूर्व महामारी स्तरों की तुलना में 22.14 लाख से अधिक बढ़ गया है। रोजगार जो है पहले महामारी से, पैंडेमिक से पहले जो भी स्थिति था, तो इसमें 22.14 लाख से अधिक बढ़ोतरी हुई है, जबकि औसत वेतन में 6.3% की वृद्धि हुई है। रोजगार में तो वृद्धि हुआ है और औसत वेतन जो एवरेज सैलरी है, एवरेज एम्यूलमेंट से, जो कि 6.3% का इंक्रीमेंट हुआ उसमें। नेक्स्ट पॉइंट इज कि महाराष्ट्र ने राज्यों में जीबीए में पहले स्थान पर रहा। उसके बाद गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश है, जिन्होंने कुल विनिर्माण जीबीए का 54% से अधिक योगदान दिया। स्टेट्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो इसमें महाराष्ट्र जो है वो टॉप पे रहा, ठीक है, पहले स्थान पर। उसके बाद रहा गुजरात, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। तो इन सब का जो टोटल योगदान रहा वो 54% से अधिक का रहा। और नेक्स्ट पॉइंट इसकी इस क्षेत्र में रोजगार के लिए शीर्ष 5 राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक थे, जो टॉप के 5 कंट्रीज थे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। तो ये तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, जिन्होंने कुल विनिर्माण रोजगार का लगभग 55% योगदान दिया। इन्होंने 55% का कंट्रीब्यूशन दिया इस रोजगार के लिए। ओके, तो ये हमारा चौथा पॉइंट जिसका हमने डिस्कस किया। अब फिफ्थ पॉइंट इज कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। तो एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, दैट इज बिटवीन न्याय एंड अधिकारिता विभाग, जो कि हो गया सोशल एंड जस्टिस एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, फिर राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इन दोनों के बीच में। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग DOSJI, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, एंड राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसका जो हो गया नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी NALSA ने, तो इन्होंने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज कि इस साझेदारी का उद्देश्य विभिन्न अधिनियमों, नियमों और योजनाओं के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था तो वो क्या है कि डिफरेंट अधिनियम है, जो एक्ट्स है, फिर रूल्स है और स्कीम्स है, तो इनके प्रति जो जागरूकता, लोगों के बीच में जागरूकता फैले इन सब के रिगार्डिंग, तो वो उसके रूप में, तो विशेष रूप से उन योजनाओं के लिए जो समाज के लिए हाशिए पर रहने वाले और कमजोर वर्गों का समर्थन करती है। तो जो समाज में ऐसे स्थानों पर रहते हैं जो अनटच्ड है, ठीक है, तो मार्जिनलाइज्ड जो रहते हैं, तो उनको भी टच कर सके, तो इस
चीजों को डिस्कस किया गया है इसमें। इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि NALSA जो 1987 के विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। NALSA का एस्टेब्लिशमेंट जो है 1987 लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट के अंदर इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। वंचित समूहों को कानून सहायता प्रदान करने और कानूनी साक्षरता फैलाने का काम करता है। तो वंचित समूहों के बीच में कानूनी सहायता प्रदान करना और कानूनी साक्षरता फैलाने का काम करता है NALSA। अब इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सारथी 1.1 पहल का अधिकारक लॉन्च किया गया। तो इस कार्यक्रम के दौरान में सारथी 1.0 का भी लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले समुदाय जैसे अनुसूचित जातियां SCs, ठीक है, फिर पिछड़ी जनजातियां OBCs, फिर वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन, ट्रांसजेंडर, शराब और मादक पदार्थों के सेवन के शिकार व्यक्तियों को सशक्त बनाना है। तो ऐसे व्यक्ति जो कि वंचित हैं गवर्नमेंट के स्कीम से, ठीक है, तो चाहे अनुसूचित जाति का हो, OBC का हो, सीनियर सिटीजन हो, ट्रांसजेंडर हो, या फिर किसी भी तरीके से नशे के सेवन से ग्रस्त है, तो उन सबको सशक्त बनाने का है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट इसके सारथी 1.1 संयुक्त राष्ट्र के 2030 सतत विकास एजेंडा के साथ मेल खाता है। तो सारथी 1.0 जो है ये संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा है जो 2030 के रिगार्डिंग तो उससे मेल खाता है इसका। तो जो गरीबी उन्मूलन, असमानता को कम करने और सभी के लिए समानता सुनिश्चित करने वाली सामाजिक सुरक्षा नीतियों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। और तो ये जो एजेंडा है 2030 तक का UN का, संयुक्त राष्ट्र का, तो इसका काम क्या है कि गरीबी उन्मूलन, असमानता हटाना, गरीबी में जागरूकता फैलाना, तो इन सब चीजों पर ध्यान देती है ये। It was our fifth point. Our sixth point is कि लॉन्च ऑफ क्रूज भारत मिशन, क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि केंद्रीय बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया। तो क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज जो कि श्री सर्बानंद सोनोवाल, उनके द्वारा क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य 5 वर्षों के भीतर क्रूज कॉल और यात्रियों को संख्या को दुगना करना है। तो अभी जितने भी क्रूज पे यात्री जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं क्रूज के लिए, तो उसको दुगना करने का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में, इसका मेन उद्देश्य है क्रूज भारत मिशन का। अब नेक्स्ट पॉइंट इज कि इस मिशन का लक्ष्य भारत के नवीनीकरण के किए गए क्रूज क्षेत्र में 4 लाख नौकरियों का सृजन करना भी है। ठीक है, तो ये क्रूज के रिगार्डिंग में 4 लाख नौकरियों का भी सृजन हो इसमें, तो इसका ये भी उसका उद्देश्य है। ओके, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट इज कि क्रूज सर्किट भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये क्रूज सर्किट जिस रास्ते पे फॉलो करेगा ये क्रूज भारत मिशन, तो ये जो है सांस्कृतिक, कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड नेचुरल, ठीक है, प्राकृतिक, सब चीजों को कवर करते हुए ये डिजाइन किया गया इसके रूट को। और नेक्स्ट पॉइंट इज कि यह मिशन 3 चरणों में लागू किया जाएगा, जो 3 प्रमुख खंडों को कवर करेगा। ये 3 लेवल में, 3 फेजेस में इसको चालू किया जाएगा, जो कि 3 की सेगमेंट्स को कवर करेगा। कौन कौन से? तो महासागर और हार्बर क्रूज, नदी, द्वीप क्रूज और द्वीप क्रूज। ओके, ये कुछ मिसिंग है यहाँ पे, आइलैंड क्रूज एंड आइलैंड क्रूज, ठीक है, ओशन एंड हार्बर क्रूज, फिर रिवर एंड आइलैंड क्रूज एंड आइलैंड क्रूज, ठीक है, तो ओशन, हार्बर क्रूज, फिर रिवर एंड आइलैंड क्रूज और फिर आइलैंड क्रूज। तो सबसे पहला क्या होगा? महासागर और हार्बर क्रूज, दूसरा है नदी और द्वीप क्रूज, और तीसरा क्या है? सिर्फ द्वीप क्रूज। तो ये 3 चरणों में इसको लागू किया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि क्रूज भारत मिशन में 5000 किलोमीटर से अधिक परिचालन जलमार्गों पर 1.5 मिलियन से अधिक नदी क्रूज यात्रियों की संख्या की वृद्धि की अपेक्षा है। तो ये 5000 किलोमीटर की जर्नी तय करेगा क्रूज भारत मिशन, जिसमें लगभग 1.5 मिलियन लोगों की आने की क्षमता को इसको बनाने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये हमारा छठा पॉइंट। अब 7th पॉइंट इज कि क्रॉनिक किडनी रोग के लिए सर्वश्रेष्ठ श्रेणी की दवा विकास, डेवलपमेंट फॉर डेवलप बेस्ट इन क्लास ड्रग फॉर क्रोनिक किडनी डिजीजेस। अब इसके लिए फर्स्ट पॉइंट क्या है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI लखनऊ के शोध ने स्क्लेरोस्टिन प्रोटीन को क्रोनिक किडनी रोग, सीडेक और मेनोपॉज के कारण होने वाली ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज के लिए संभावित औषधि लक्ष्य के रूप में पहचाना है। तो ये जो दवा का पहचान हुआ है, तो इसका अलग अलग फील्ड में, जैसे पोटेंशियल ड्रग फॉर ट्रीटिंग ऑस्टियोपोरोसिस कॉज्ड बाय क्रोनिक किडनी डिजीज। ये क्रोनिक किडनी डिजीज की वजह से एक बीमारी होती है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस नाम है इसका, ठीक है, और फिर पोस्ट मेंस्ट्रुअल कंडीशंस, तो इन सब चीजों में काम ठीक करने के काम आएगी ये दवा जो है। नेक्स्ट क्या है कि जाइडस लाइफ साइंस लिमिटेड और CDRI ने स्क्लेरोस्टिन इनहिबिटर्स का उपयोग करके मौखिक औषधि के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें
प्री क्लिनिकल शोध पर ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है, तो औषधियां ऐसे औषधि जो कि मुंह के द्वारा ली जाती हैं, तो इनके बीच में एक औषधि पर समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। तो इस पे भी काम करेगी जायडस लाइफस्टाइल लिमिटेड एंड सीडीआरआई, ये दोनों मिलकर के। और इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कई पारंपरिक ऑस्टियोपोरोसिस औषधियां सीकेडी रोगियों के लिए असुरक्षित है। ऐसे पारंपरिक दवाइयां जो कि सीकेडी रोग के लिए है, कैंसर के लिए, तो वो अभी भी असुरक्षित है, जिससे सुरक्षित और प्रभावी विकल्पों की आवश्यकता उत्पन्न होती है। तो इसीलिए सुरक्षित और प्रभावी विकल्प को खोजा गया है, जो कि अभी के समय में इस्तेमाल किया जाएगा। इस पर और काम चल रहा है, बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका रिगार्डिंग कि यह साझेदारी सीडीआरआई, ठीक है, तो सीडीआरआई की हड्डी मेटाबॉलिज्म में विशेषज्ञता और जाइडस के औषधि विकास दृष्टिकोण को मिलाकर सीकेडी रोगियों में हड्डी संबंधी विकारों के लिए नए उपचार खोजने का उद्देश्य रखती है। तो इससे जो है सीकेडी क्रोनिक कैंसर डिजीज जो है, तो इन सबके हड्डी से रिलेटेड जो भी डिजीज रहेंगे, तो उसको भी हेल्प करने में, रिलीफ करने में मदद करेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट इज कि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत विषयक केंद्रों और तकनीकी समूहों का स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ थीमेटिक हब्स एंड टेक्निकल ग्रुप्स अंडर नेशनल क्वांटम मिशन। तो नेशनल क्वांटम मिशन के अंदर थीमेटिक हब्स और टेक्निकल ग्रुप्स का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। ओके, तो इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत थीमेटिक हब और तकनीकी समूहों की स्थापना की घोषणा की। ठीक है, जितेंद्र सिंह जो है उन्होंने इसकी स्थापना की। तो यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं नेशनल क्वांटम मिशन को, फंक्शन को ये संबोधित करते हुए। ओके, अब इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत जेन दुनिया का पहला सबसे मिस्टेक निकल गया, दुनिया का पहला सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल बड़े भाषा मॉडल का शुभारंभ किया गया। भारत जेन नाम से वर्ल्ड्स फर्स्ट, दुनिया का पहला भी है ये, तो वर्ल्ड्स फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कि यह मिशन भारत को क्वांटम प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता बनाने और भविष्य में नौकरी के अवसर उत्पन्न करने को लक्ष्य रखता है। इससे जो है कि विश्व स्तर पर जो है नौकरी के अवसर उत्पन्न होंगे भविष्य में। ठीक है, और इन सब चीजों पे ध्यान देगा। तो ये था हमारा 8वां पॉइंट। हमारा 9वां पॉइंट क्या है कि रोजगार सृजन और श्रम सुधारों पर क्षेत्रीय बैठक का उद्घाटन, इनॉग्रेशन ऑफ रीजनल मीटिंग ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड लेबर रिफॉर्म्स। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या रिगार्डिंग कि श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा कंडरलाजे ने लखनऊ में एक क्षेत्रीय बैठक का उद्घाटन किया। यह श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित 6 क्षेत्रीय बैठकों में से 5वीं है। ये जो बैठक किया गया, मीटिंग किया गया, ये 5वां बैठक है, जो कि 6 में से एक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या रिगार्डिंग कि इस बैठक में मध्य भारत के 5 राज्य संघ शासित प्रदेश शामिल थे। ये जो बैठक हुई, तो इसमें मध्य भारत के, सेंट्रल इंडिया के 5 स्टेट्स और यूटीज के सेंट्रल राज्य के जो थे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली, तो ये 5 स्टेट और यूटी जो है वो शामिल हुए इसमें। नेक्स्ट पॉइंट क्या इसके रिगार्डिंग कि बैठक के प्रमुख विषयों में श्रम सुधार, ई श्रम पोर्टल, निर्माण और अन्य निर्माण श्रमिकों और रोजगार सृजन की चर्चा शामिल थी। तो जो जिन प्रमुख विषयों पर इसमें चर्चा किया गया, तो वो था श्रम सुधार, ई श्रम पोर्टल, निर्माण और अन्य निर्माण श्रमिक, BOCW, इन सब चीजों पे डिस्कस किया गया। तो ये हमारा 9वां पॉइंट। हमारा 10वां पॉइंट है कि लेजेंडरी एक्टर मिथुन चक्रवर्ती विल बी ऑनर्ड विद द दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। प्रसिद्ध अभिनेता श्री मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि मिथुन चक्रवर्ती को 2022 को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि मिथुन चक्रवर्ती का सिनेमा और समाज सेवा में योगदान उत्कृष्टता और करुणा की एक स्थायी विरासत छोड़ेगा। ये था हमारा 10वां पॉइंट। हमारा 11वां पॉइंट है कि इंडिया कजाकिस्तान भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का आयोजन ओली में शुरू हुआ। काजिंद का आयोजन जो है वो 2024 का आयोजन जो है वो ओली में शुरू हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट कैसे रिगार्डिंग कि भारत और कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2024 का 8वां संस्करण, ये जो संयुक्त सैनिक अभ्यास है, तो ये 8th फेज है। ठीक है, तो 8th एडिशन है, 8वां संस्करण है। तो ये सूर्या फॉरेन ट्रेनिंग नोडल ओली उत्तराखंड में शुरू हुआ। यह अभ्यास 30 सितंबर से 12 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। ये जो अभ्यास है ये 30 सितंबर से लेके 13 अक्टूबर तक जो है इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसके रिगार्डिंग कि संयुक्त अभ्यास काज इंद 2016 से हर साल आयोजित किया जा रहा है। काज इंद जो है इंडिया और कजाकिस्तान का जो संयुक्त ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो 2016 से हर साल इसको आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि पिछला संस्करण 30 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 तक ओटार कजाकिस्तान में आयोजित हुआ था। पिछला इससे पहले जो आयोजन हुआ था, तो उसका जो आयोजन हुआ था 11 नवंबर 2023 को कजाकिस्तान में। ये हमारा 11वां पॉइंट, इंडिया कजाकिस्तान काजिंद मिलिट्री की रिगार्डिंग। ओके, अब
12th पॉइंट इस हमारा 12वां पॉइंट जो है वो है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्रीय संवाद 2024 IPRD 2024 इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2024। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट जो है वो है कि 2024 का संस्करण 3, 4, 5 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित होगा। ठीक है, तो ये इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग जो है, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2024 का जो है वो 3 तारीख, 4 तारीख, 5 अक्टूबर को जो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अब इसके रिगार्डिंग इस पॉइंट है कि यह भारतीय नौसेना का वार्षिक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। ये इंडियन नेवी का जो है नौसेना का, तो ये एनुअल उच्च स्तरीय जो है अंतर्राष्ट्रीय नौ सम्मेलन है। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी यह संस्करण 24 और 25 सितंबर को भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित गोवा समुद्री संगोष्ठी के बाद हो रहा है। ठीक है, तो गोवा मैरीटाइम एनक्लेव के बाद ये संगोष्ठी हो रहा है 24 सितंबर 25 सितंबर को जो हुआ था। तो ये हमारा 12वां पॉइंट। Our 13th point is कि सेना IDEX परियोजना के तहत अनुबंध पर हस्ताक्षर, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग ऑफ आर्मी IDEX प्रोजेक्ट। अब ये क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट जिसके रिगार्डिंग कि भारतीय सेना ने इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, ठीक है, IDEX इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस के माध्यम से अपना 8वां खरीद समझौता किया। तो इन्होंने अपना 8वां खरीद समझौता किया है ही, दे हैव बीन कॉन्ट्रैक्ट। तो द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द जनरेशन ऑफ क्वांटम सिक्योरिटी विद MSQ कूनू लैब्स। यह समझौता जो है MS कूनू लैब्स के साथ क्वांटम सिक्योरिटी की जनरेशन के लिए किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट इज कि IDEX जो है, तो IDEX का इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 12 अप्रैल 2018 को डिफेंस एक्सपो इंडिया 2018 में किया था। IDEX का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा 12 अप्रैल 2018 को डिफेंस एक्सपो इंडिया 2028 के दौरान किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसकी IDEX का उद्देश्य रक्षा और इस एरोस्पेस में नवाचारों को बढ़ावा देना और प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करना है। IDEX का जो उद्देश्य है, एम है, तो वो है कि इनकरेज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन डिफेंस एंड एरोस्पेस, डिफेंस और एरोस्पेस में टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट के लिए। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि IDEX विभिन्न हितधारकों जैसे अनुसंधान एवं विकास संस्थान, अकादमिक संस्थान, उद्योग, MSME, स्टार्टअप और व्यक्तिगत न्योन्वेषकों के साथ काम करता है और अनुसंधान एवं विकास पहलों के लिए अनुदान और समर्थन प्रदान करता है। तो ये कुछ पॉइंट थे हमारे 13वां पॉइंट के रिगार्डिंग। अब 14th पॉइंट इज कि आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 मुंबई में उद्घाटन हुआ। मुंबई में उद्घाटन किया गया आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 का। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट जो है कि आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 का उद्घाटन मुंबई में आयुष और स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव द्वारा किया गया। तो श्री प्रताप राव जाधव द्वारा इसका उद्घाटन किया गया मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट का, मुंबई में आयुष और स्वास्थ्य राज्य मंत्री है जो। अब इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका थीम था इस बार कि आयुष में वैश्विक सहयोग, ग्लोबल सिनर्जी इन आयुष, ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ एंड वेलनेस थ्रू मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, चिकित्सा मूल्य यात्रा के माध्यम से स्वास्थ्य और कल्याण को बदलना। इसका इस साल का इसका थीम था आयुष मेडिकल ट्रैवल समिट का। ओके, तो ये नेताजी का फोटो दिया हुआ है, श्री प्रताप राव जाधव जी का भाषण देते हुए आयुष समिट को संबोधन करते हुए, ये दिख रहे हैं इमेज में। अब नेक्स्ट पॉइंट इज कि मुंबई कार्यक्रम के बाद भुवनेश्वर में कार्यक्रम होंगे और दिल्ली में एक भव्य समापन होगा। ठीक है, तो मुंबई में जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बाद भुवनेश्वर में कार्यक्रम होगा और दिल्ली में इसका भव्य समापन होगा, एंडिंग होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह पहल देश का प्राकृतिक परीक्षण घर घर तक आयुर्वेद के साथ 1 करोड़ हाउस होल्ड्स तक पहुंचाने का लक्ष्य रखती है, जो आयुर्वेद दिवस पर होगी। दिस इनिशिएटिव एम्स टू रीच 1 करोड़ हाउस होल्ड्स विद देश का प्राकृतिक परीक्षण घर घर तक आयुर्वेद ऑन आयुर्वेदा डे। तो इसका इनिशिएशन जो है, पहल जो है, देश का प्राकृतिक परीक्षण देश तक आयुर्वेद के साथ 1 करोड़ हाउस होल्ड तक पहुंचने का लक्ष्य रख रही है ये। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट इज कि यह कार्यक्रम आयुष मंत्रालय द्वारा पर्यटन मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जो है आयुष मंत्रालय द्वारा पर्यटन मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इज कि इसका उद्देश्य पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल के साथ मिलाकर भारत की चिकित्सा मूल्य यात्रा से स्थिति को मजबूत करना है। तो भारत का जो चिकित्सा मूल्य है यात्रा के साथ भी, मतलब ट्रैवलिंग के दौरान भी लोगों को हेल्थ बेनिफिट पहुंच सके। ओके, इसका एम है कि स्ट्रेंथनिंग इंडियाज पोजीशन इन मेडिकल वैल्यू ट्रेवल बाय इंटीग्रेटिंग ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन। पौराणिक जो भारतीय दवाई हुआ करते थे तो उन सब में सुधार करके इसको बेहतर बनाया जा सके, तो इस पे वर्क किया जाएगा इसको। ओके, तो हमारा 14th पॉइंट। अब 15th एंड द लास्ट पॉइंट इज कि 10th कन्वोकेशन ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, 10वां कन्वोकेशन मनाया गया, समापन समारोह मनाया गया अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विज्ञान संस्थान और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल का। अब इसमें सम्मिलित हुई भारत की राष्ट्रपति डॉक्टर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू।
ओके, तो भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 30 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विज्ञान संस्थान और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के 10वें समापन समारोह में भाग लिया। तो इस समारोह में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई थी। तो नोट्स ऑफ करंट अफेयर्स एंड शेयर, करंट अफेयर्स का नोट्स यहाँ पे एंड हो रहा है। इसके पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे वेबसाइट पर भी जाकर के पीडीएफ की मदद से पढ़ सकते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप वहाँ पे रीड कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों पॉइंट में इसको अवेलेबल किया गया है। और अगर आप हनुमान स्टडीज में यहाँ तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना जरूर याद रखें, क्योंकि आपको सीखने को मिला होगा तभी आप यहाँ तक बने हुए हैं। और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।